नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री और ख़ासकर प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास का कल मैंने सिलेबस बताया था और उस सिलेबस के अनुसार आज पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है इतिहास के जानकारी का स्रोत। और जानकारी के स्रोत की बात करें तो जानकारी का जो स्रोत है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटे थे कल के सिलेबस के अनुसार। जानकारी के स्रोत को दो पार्ट में बांटे थे। एक था अभिलेख, एक है पुरातत्व और दूसरा है साहित्य। पहला था पुरातत्व और दूसरा था साहित्य। इस पुरातत्व के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में, सिक्का के बारे में, मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, चैत्य के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के बारे में पढ़ेंगे और गुफा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और अपने पास कॉपी और पेन रख लें ताकि प्रत्येक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलें। और दूसरी बात, वीडियो देखने के बाद कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज देखेंगे हम लोग पुरातत्व में से जो पहला पुरातत्व की बात करेंगे आज वो है अभिलेख। तो आज बात करेंगे हम लोग अभिलेख के ऊपर। क्या है अभिलेख? देखिए, अभिलेख की बात करें तो अभिलेख जो है वो प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा जनता को जो आदेश दिया जाता था उस आदेश को पत्थरों पर या लोहों पर या कहें तांबों पर खुदवाया जाता था। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा दिए गए उपदेश को पत्थरों पर, लोहों पर या तांबों पर खुदवाया जाता था। उसी को हम लोग कहते हैं अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख की बात करें तो अभिलेख का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग? तो अभिलेख का अध्ययन करते हैं एपीग्राफी में। अभिलेख का अध्ययन करते हैं एपीग्राफी में। अभिलेख का अध्ययन कहाँ करते हैं? एपीग्राफी में। अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो सबसे पहला अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो एशिया माइनर के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। उसको हम लोग बोगाज कोई का अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? बोगाज कोई का अभिलेख। ये बोगाज कोई कहाँ है? एशिया माइनर में है। और बोगाज कोई का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। और इससे वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का जानकारी मिलता है। वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का जानकारी मिलता है। किससे? बोगाज कोई के अभिलेख से। अगर बात करें भारत की तो भारत में अभिलेखों की परंपरा जो है उसका शुरुआत अशोक ने किया। अशोक कौन है? अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक हुआ। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी कि बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो भारत में जो है अभिलेख लिखने का परंपरा जो शुरू किया वो कौन शुरू किया? अशोक शुरू किया। इसका मतलब अगर हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा मौर्य काल का अभिलेख, यानी कि अभिलेख में पहले पढ़ेंगे मौर्य काल का अभिलेख, फिर उत्तर मौर्य काल का अभिलेख, उसके बाद गुप्त काल का अभिलेख और फिर हर्षवर्धन काल का अभिलेख। यानी 4 कालों के अभिलेखों का अध्ययन करना होगा। आखिर अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू क्यों की? क्या लगा उसे? देखिए, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक एक बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सूत्र का अध्ययन कर रहा था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? राहुलोवाद सूत्र का अध्ययन कर रहा था। इस राहुलोवाद सूत्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक में लिखा है कि यदि आप अपराध नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दोषी नहीं हैं। यदि आप किसी को अपराध करते हुए देखते हैं और उसको अपराध करने से नहीं रोकते हैं
तो भी उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में रोकना ही जो है धर्म है। तो इस बात को पढ़कर अशोक को चिंता हुई। उन्हें लगा कि हम तो भाई अलग अलग तरह के धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम गलत नहीं करेंगे, परंतु मेरी प्रजा, बात देखिए, अशोक पहले शासक हैं और एकमात्र शासक हैं जिन्होंने अपनी प्रजा को औरस पुत्रों की भांति देखा, अपनी प्रजा को अपने संतान का उपाधि दिया। उनको चिंता हुआ कि मेरा जो प्रजा है उसमें ऐसा कौन सी बात, ऐसा कौन सा उत्साह भरा जाए ताकि वे गलत ना करे। इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने अभिलेख लिखना शुरू किया, यानी कि अभिलेखों का उत्कीर्ण करवाना शुरू किया। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अभिलेख में मौर्य काल का अभिलेख। तो पहले पढ़ेंगे मौर्य काल का अभिलेख। हालांकि मौर्य काल का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो पहले पढ़ते हैं मौर्य काल का अभिलेख। देखिए, मौर्य काल का अभिलेख यानी कि अशोक का अभिलेख। मौर्य काल का अभिलेख यानी कि अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख ही पढ़ना होगा। मौर्य काल का अभिलेख यानी कि अशोक का अभिलेख। यानी भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू कौन किया? अशोक शुरू किया। और अशोक के अभिलेख जो है उसको पहला बार खोजा कौन? पहला बार इसको खोज कौन किया? तो 1750 ईस्वी में टिपेंथलर नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया। खोज कौन किया? 1750 में टिपेंथलर नामक व्यक्ति ने अशोक के शिलालेख को, अभिलेख को खोजा था। अब बात है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार पढ़ा कौन? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो इसको पढ़ा कौन? अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा। कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अब बात करें कि अशोक का अभिलेख जो लिखा हुआ है उसका लिपि क्या है? तो अशोक के अभिलेख का जो लिपि है वो लिपि है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरामाइक लिपि, यूनानी यानी कि ग्रीक लिपि। ये जो है अशोक के अभिलेखों का लिपि है। अशोक के अभिलेखों का जो लिपि है वो कौन कौन लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, आरामाइक लिपि है, यूनानी या ग्रीक लिपि में जो है उसका अभिलेख लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि अशोक का जितना भी अभिलेख है उसमें से सर्वाधिक अभिलेख यानी कि अधिकांश अभिलेख जो है वो लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। अधिकांश अभिलेख लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि को हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि को हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं और ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखते हैं। और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। उसके बाद अशोक का कुछ अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है और खरोष्ठी लिपि जो है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। यानी खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है जबकि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो कुछ अभिलेख मिलता है अशोक का वो यूनानी या आरामाइक लिपि में लिखा हुआ मिलता है। यूनानी या आरामाइक लिपि में लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद देखें कि अशोक के अभिलेख को 3 पार्ट में बांटेंगे। अशोक के अभिलेख को 3 पार्ट में बांटेंगे। देखिए, पहला पार्ट जो है उसको बोलेंगे हम लोग शिलालेख। क्या बोलेंगे? शिलालेख। दूसरा पार्ट जो है उसको बोलेंगे हम लोग स्तंभ लेख। क्या बोलेंगे? स्तंभ लेख। और तीसरा पार्ट जो है उसको बोलेंगे गुहा लेख। तो अशोक के शिलालेख को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। क्या है? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख।
शिलालेख का मतलब हुआ कि पत्थरों पर जो है, बड़े बड़े चट्टानों पर जो लेख उत्कीर्ण किया गया उसको बोलेंगे शिलालेख। स्तंभ लेख यानी कि पिलर पर लिखा हुआ था उसको कहते हैं स्तंभ लेख। और गुहा लेख का मतलब हुआ जो गुफाओं में उत्कीर्ण किया गया उसको बोलते हैं गुहा लेख। तो इन तीनों अभिलेखों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग शिलालेख के ऊपर। तो देखते हैं कि अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का शिलालेख, तो ये अशोक का शिलालेख को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। अशोक के शिलालेख को दो भाग में बांटेंगे। अशोक के शिलालेख को दो भाग में बांटते हैं। पहला जो है वो है चतुर्दश शिलालेख। क्या है? चतुर्दश शिलालेख। चतुर्दश शिलालेख, चतुर्दश शिलालेख। और दूसरा जो है वो है लघु शिलालेख। क्या है? लघु शिलालेख। लघु शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख की बात करें तो अशोक के शिलालेख को दो भागों में बांटे, चतुर्दश शिलालेख और लघु शिलालेख। अब देखते हैं कि क्या है चतुर्दश शिलालेख। देखिए, चतुर्दश शिलालेख जो है ये 14 खंडों में बटा हुआ है। चतुर्दश शिलालेख 14 खंडों में बटा हुआ है और यह 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। चतुर्दश शिलालेख 14 खंडों में बटा हुआ है। कितने खंडों में है? 14 खंडों में बटा हुआ है और 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है चतुर्दश शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख में जो चतुर्दश शिलालेख हुआ जो 14 खंडों में बटा है और 8 अलग अलग स्थानों पर है, तो उस 8 स्थान का चर्चा करें तो सबसे पहला स्थान जो आता है वो है सहवाज गड्ढी। सहवाज गड्ढी, सहवाज गड्ढी। ये सहवाज गड्ढी जो है ये पाकिस्तान के पेशावर जिला में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के पेशावर जिला में। पाकिस्तान के पेशावर जिला में स्थित है। पेशावर जिला में स्थित है कौन? सहवाज गड्ढी अभिलेख। उसके बाद दूसरा अभिलेख जो है चतुर्दश शिलालेख में वो है मानसेहरा अभिलेख। क्या है? मानसेहरा अभिलेख। तो ये मानसेहरा अभिलेख भी जो है, ये मानसेहरा अभिलेख भी पाकिस्तान में ही है और ये पाकिस्तान के हजारा जिला में, हजारा जिला में स्थित है। मानसेहरा अभिलेख कहाँ है? पाकिस्तान के हजारा जिला में है। उसके बाद तीसरा स्थान जो बात करें वो है कालसी अभिलेख और ये उत्तराखंड के देहरादून जिला में है। तीसरा क्या है? कालसी अभिलेख। कालसी, और ये कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून जिला में स्थित है। कौन अभिलेख? कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख की बात करें तो 4 नंबर पर है गिरनार अभिलेख। 4 नंबर पर है गिरनार अभिलेख। एक गिरनार अभिलेख जो है ये कठियावाड़ा के जुन्नागढ़ के समीप स्थित है। कठियावाड़ा के जुन्नागढ़ के समीप स्थित है। कठियावाड़ा के जुन्नागढ़ के समीप स्थित है। पचमा अगर बात करें स्थान जहां से प्राप्त हुआ है चतुर्दश शिलालेख, तो पचमा स्थान गिरनार के बाद पचमा स्थान जो आता है वो है सोपारा अभिलेख का। क्या है? सोपारा। तो सोपारा अभिलेख जो है अशोक का चतुर्दश शिलालेख में सोपारा जो है वो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है सोपारा अभिलेख। उसके बाद एररगुड्डी अभिलेख। क्या है? छठा अभिलेख है एररगुड्डी अभिलेख। तो एररगुड्डी अभिलेख जो है चतुर्दश शिलालेख में, एररगुड्डी अभिलेख जो है वो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है। तो ये 6 देखे, सहवाज गड्ढी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, सोपारा और
एररगुड्डी अभिलेख। उसके बाद 7वां और 8वां जो है धौली एवं जौगड़ अभिलेख है। इसमें 7 नंबर और 8 नंबर की बात करें तो 7वां है धौली और 8वां है जौगड़ अभिलेख। ये धौली और जौगड़ ये दोनों अभिलेख जो है उड़ीसा में स्थित है। धौली और जौगड़ दोनों अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। लेकिन इसमें से धौली अभिलेख उड़ीसा के पुरी जिला में है, जबकि जौगड़ अभिलेख जो है वो स्थित है गंजाम जिला में, उड़ीसा के गंजाम जिला में। ये दोनों कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसमें से धौली अभिलेख उड़ीसा के पुरी जिला में है, उड़ीसा के पुरी जिला में है, जबकि जौगड़ अभिलेख जो है वो गंजाम जिला में है। ये है गंजाम जिला में, ये है पुरी जिला में। एक बात और, ये धौली और जौगड़ अभिलेख को अलग लिखे एक और कारण है कि धौली और जौगड़ अभिलेख जो है एक चतुर्दश शिलालेख में 2 ऐसा अभिलेख है जिसमें 11, 12 और 13 लेख जो है वो अलग से लिखा है। 11, 12 और 13 जो है वो अलग से लिखा है, किसमें? धौली और जौगड़ शिलालेख में। तो ये देखें आप, अशोक के चतुर्दश शिलालेख जो 14 खंडों में बटा है और 8 स्थानों पे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं पॉज करके। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिलालेख में लघु शिलालेख के बारे में। तो अगर बात करें लघु शिलालेख का, तो देखिए लघु शिलालेख में जो जहां से मिला है वो लघु शिलालेख में रूपनाथ है, गुर्जरा है, मास्की है। लघु शिलालेख कहां से मिला है? रूपनाथ से, गुर्जरा से, मास्की से, भाब्रू से। भाब्रू, रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की, भाब्रू और है उद्देगोलम और नेटूर। उद्देगोलम से, नेटूर से। रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की, भाब्रू, उद्देगोलम, नेटूर। इसके अलावा 2 और जगह है जहां से, इसके अलावा 2 का और जगह होगा, लेकिन 2 महत्वपूर्ण जगह और है। उसमें है अहरौरा और दूसरा है सारो मारो। अहरौरा और सारो मारो, ये जगह जो है जहां से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त कहां से हुआ है? रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की, भाब्रू, उद्देगोलम, नेटूर, अहरौरा और सारो मारो। तो ये देखिए शिलालेख। उसके बाद बात करेंगे हम लोग स्तंभ लेख का। अशोक का स्तंभ लेख देखें कि स्तंभ लेख कहां कहां है, जो पिलर पर लिखा हुआ है। तो अशोक का अगर स्तंभ लेख की बात करें, अगर अशोक का स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख भी, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। स्तंभ लेख को भी 2 पार्ट में बांटेंगे, जिसमें है सप्त स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। उसमें था चतुर्दश शिलालेख और लघु शिलालेख, इसमें है सप्त स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो देखेंगे यहां पर सप्त स्तंभ लेख और दूसरा है लघु स्तंभ लेख। देखिए ये सप्त स्तंभ लेख जो है ये 7 लेखों का समूह है और ये 6 जगहों से प्राप्त है। ये इसमें कितना लेख है? 7 लेख है। इसका नाम है सप्त स्तंभ लेख और ये 6 स्थलों से प्राप्त हुआ है। ये 6 अलग अलग स्थलों से प्राप्त हुआ है ये सप्त स्तंभ लेख। इसमें 6 जगह में अगर बात करें सप्त स्तंभ लेख में, तो पहला जगह जो है वो है दिल्ली टोपरा। क्या है? दिल्ली टोपरा। देखिएगा दिल्ली टोपरा, ये दिल्ली टोपरा नाम पड़ रहा, दिल्ली भी टोपरा भी। एक्चुअल में ये जो अभिलेख है मूल रूप से हरियाणा के टोपरा कला गांव में स्थित था। कहां था? हरियाणा के टोपरा कला में। टोपरा
कला में स्थित था, हरियाणा के टोपरा कला में स्थित था, जिसको 1453 ईस्वी में एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक इसको कहां लेकर आया था? दिल्ली लेकर आया था। इसके पीछे एक कहानी है, दिल्ली टोपरा अभिलेख के पीछे। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है 1453 ईस्वी में हरियाणा के टोपरा कला में शिकार के लिए जाता है और उसी दरम्यान जो है इसको नजर पड़ता है इस स्तंभ लेख के ऊपर। पहले तो इसके मन में आता है कि इस स्तंभ लेख को नष्ट कर दिया जाए, इस स्तंभ लेख को नष्ट कर दिया जाए। फिर इसका मन बदलता है और फिर एक मन बनाता है कि इस स्तंभ लेख को हम दिल्ली लेकर जाएंगे। अच्छा, ये बात का प्रमाण कहां से मिलता है कि वहां पर शिकार करने के लिए गया था 1453 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, और पहले उसको नष्ट करना चाहा और फिर बाद में उसका प्लान बना कि इसको हम दिल्ली ले चले। तो इस बात का वर्णन जो है एक इतिहासकार है स्याले सिराज। इतिहासकार कौन है? स्याले सिराज। स्याले सिराज इसने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में इस बात का वर्णन किया है। स्याले सिराज ने इस बात का वर्णन किया है अपनी पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में। जब प्लान बन गया कि इस स्तंभ लेख को दिल्ली लेकर चला जाए, तो इसको ले जाएं कैसे? तो पानी के रास्ते यानी कि जमुना नदी से होकर इसको ले जाएंगे। तो इसके लिए एक बड़ा सा नाव तैयार किया गया और फिर ये दिल्ली का जो हरियाणा का जो टोपरा कला है वहां से इसको लाना होगा जमुना नदी के किनारे तक। तो जमुना नदी तक इसको कैसे लाएंगे? तो जमुना नदी तक लाने के लिए जो है 42 पहियों वाली 42 पहियों वाली एक गाड़ी बनाया गया, जिसको खींचने के लिए 8000 व्यक्तियों को लगाया गया। 8000 व्यक्तियों ने इस 42 पहिए वाली गाड़ी को खींचकर इस स्तंभ लेख को जमुना के किनारे पहुंचाया और फिर जमुना नदी से होते हुए इसको दिल्ली लाया गया। इसमें एक और बात है, दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है, ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में जो है सातों के सातों लेख उत्कीर्ण है। बाकी 5 जगह से जो स्तंभ लेख प्राप्त होगा उस पर 6 लेख ही हैं। सप्त स्तंभ लेख की जो बात की तो दिल्ली टोपरा जो सप्त स्तंभ लेख है, तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि बाकी 5 जगह का जो अभिलेख मिलेगा उस स्तंभ लेख पर जो है 6 लेख ही लिखा हुआ है। उस स्तंभ लेख पर 6 लेख ही लिखा हुआ है। तो ये पहला था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। उसके बाद दूसरा है दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ, देखिए यहां पर भी दिल्ली और मेरठ का नाम आ रहा है। तो दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है ये पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में था, जिसको बाद में एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको भी दिल्ली लाया था। ये दिल्ली मेरठ इसलिए नाम पड़ा कि पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में था, बाद के दिनों में फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे दिल्ली लाया था। तो यह दिल्ली मेरठ। उसके बाद 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 लगातार इसलिए कर रहे हैं कि ये तीनों जो स्तंभ लेख है, ये तीनों स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिला से मिला है। इसमें है लौरिया अरराज, चौथा है लौरिया नंदनगढ़ और पांचवा है रामपुरवा। ये तीनों जो है बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 छठा स्थान से जो प्राप्त हुआ है वो है प्रयाग। इसको हम लोग प्रयाग, छठा जो है उसको बोलते हैं प्रयाग। इसको प्रयाग
प्रशस्ति भी बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी। यह मूल रूप से मध्य प्रदेश के कौशाम्बी में था। यह मूल रूप से मध्य प्रदेश के कौशाम्बी में था। मूल रूप से मध्य प्रदेश के कौशाम्बी में था, ठीक है। और जिसे अकबर जो है इलाहाबाद के किले में लाया। मूल रूप से कहाँ था? मध्य प्रदेश के कौशाम्बी में। और इस प्रयाग प्रशस्ति को अकबर ने इलाहाबाद के किले में लाकर लगवाया था। इस शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख पर सर्वाधिक उल्लेख जो है वो है समुद्रगुप्त का। किसका उल्लेख है? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का अधिक उल्लेख है। उसके बाद इस शिलालेख पर अकबर का भी उल्लेख है और जहांगीर का भी उल्लेख है। अकबर का भी उल्लेख है और जहांगीर का भी उल्लेख है। यूं कहें तो प्रयाग स्तंभ लेख में 3 राजवंश और 4 राजाओं का उल्लेख है। पहला मौर्य वंश के अशोक का उल्लेख है, दूसरा गुप्त वंश के समुद्रगुप्त का उल्लेख है, और तीसरा अगर बात करें तो मुगल काल के अकबर और जहांगीर का भी उल्लेख है। तो ये था सप्तलेख, स्तंभ लेख में सप्त स्तंभ लेख। उसके बाद बात करेंगे लघु स्तंभ लेख का। लघु स्तंभ लेख, तो देखिए लघु स्तंभ लेख जो है वो लघु स्तंभ लेख क्या है कि अशोक की राजकीय जो घोषणाएं होती थी, तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उसको हम लोग बोलते हैं लघु स्तंभ लेख। और लघु स्तंभ लेख जो है वो हमको मिला है सांची से, सारनाथ से, कौशाम्बी से। कहां से मिला है? सांची से मिला है, सारनाथ से मिला है, सारनाथ से, कौशाम्बी से, कौशाम्बी से, प्रयाग से, रुंगनदेई से मिला है। इसमें कौशाम्बी और प्रयाग से जो लघु स्तंभ मिला है उस पर अशोक की पत्नी कारूबाकी, अशोक की पत्नी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। अशोक की पत्नी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसलिए कौशाम्बी और प्रयाग वाला लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। सो क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। कहां का? प्रयाग का और कौशाम्बी वाले अभिलेख को, जिस पर अशोक की पत्नी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। उसके बाद तीसरा जो अभिलेख था अशोक का वो था गुहा लेख। क्या था? गुहा लेख, जो गुफाओं में उत्कीर्ण किया जाता था। तो गुहा लेख की बात करें मौर्य काल में, तो गुहा लेख का जो प्रमाण मिला है वो प्रमाण जो है दक्षिणी बिहार के, वो प्रमाण दक्षिणी बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ी है। गया जिले में बराबर की पहाड़ी में 3 गुफा है। ये तीनों गुफा में अशोक का जो है गुहा लेख उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ पर देखिएगा गुर्जरा अभिलेख, मौस्की अभिलेख, नेटूर अभिलेख और उद्देगोलम अभिलेख, 4 का नाम ले रहे हैं। कौन कौन? गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्देगोलम। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्देगोलम, ये 4 शिलालेखों में अशोक का वास्तविक नाम उत्कीर्ण है, जबकि अन्य अभिलेखों में केवल देव नाम प्रिय बताया गया है। क्या कहा गया है? देव नाम प्रिय बताया गया है, यानी कि देवताओं का प्रिय। तो ये हम लोग बात किए मौर्य काल का अभिलेख। अब देखेंगे हम लोग उत्तर मौर्य काल का अभिलेख। उत्तर मौर्य काल का अभिलेख, तो उत्तर मौर्य काल का अभिलेख, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि सभी कालों के लगभग अभिलेखों के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं, तो कुछ लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन हर एक बात पे हम ध्यान देंगे, हर एक पहलू पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो उत्तर मौर्य काल का अभिलेख, इसमें पहला अभिलेख जो है वह है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। पहला अभिलेख है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख,
एक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है ये प्राप्त कहां से हुआ है? उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। कहां है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख? उड़ीसा में है। देखिए उड़ीसा में भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक उदयगिरी की पहाड़ी है और उदयगिरी की पहाड़ी में एक गुफा है और उसी गुफा में यह अभिलेख प्राप्त है, उत्कीर्ण है। और यह अभिलेख कहाँ है? गुफा में है, उदयगिरी पहाड़ी गुफा में। और यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। कहाँ है? उदयगिरी पहाड़ी के गुफा में। और देखिए कि इस अभिलेख में खारवेल के बारे में चर्चा है और खारवेल जो है, राजा खारवेल जो है वो चेदी वंश का क्षत्रिय शासक है। चेदी वंश का क्षत्रिय शासक है, लेकिन खारवेल जो है वो जैन धर्म का अनुयायी है। इसलिए खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जैन धर्म के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो अगर पूछे कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से किसका जानकारी मिलता है, तो जैन धर्म का जानकारी मिलता है। उसके बाद देखेंगे दूसरा अभिलेख जो है उत्तर मौर्यकाल का, वो है रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख। दूसरा क्या है? रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख। जैसा कि नाम से ही लग रहा है जुन्नागढ़, रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख। ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख जो है यह संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। देखिए बाद में पढ़ेंगे जब इतिहास को और डिटेल से, तो वहां पर रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे। तो रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। तो रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है और यह जो है सौराष्ट्र के कठियावाड़ा में स्थित है। यह सौराष्ट्र के कठियावाड़ा में स्थित है और संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है और इससे सुदर्शन झील का जानकारी मिलता है। सुदर्शन झील का जानकारी मिलता है। इस सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतपति है, यानी कि एक तरह से गवर्नर कहिए, राज्यपाल कहिए, वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति या गवर्नर जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इस ये प्रांतपति जो है उसका नाम जो है पुष्पगुप्त है। तो इसका निर्माण कौन करवाया है? पुष्पगुप्त करवाया है। और पुष्पगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति यानी कि राज्यपाल है जिसने करवाया। सुदर्शन झील पे बांध बनाने का काम अशोक किया। बांध कौन बनाया? अशोक। और उसके बाद जब जर्जर स्थिति में हो गया तो इसका रिपेयरिंग का काम जो है वो स्कंदगुप्त भी करवाया है और रुद्रदामन भी करवाया है। इसका मतलब कि रुद्रदामन जुन्नागढ़ अभिलेख से जब सुदर्शन झील का जानकारी मिलता है तो 4 शासकों का जानकारी भी इससे मिलता होगा। पहला चूंकि बनवाया था जो, तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बांध बनाया अशोक, फिर इसका रिपेयरिंग का काम किया रुद्रदामन और फिर स्कंदगुप्त। तो 4 शासकों का जानकारी मिलता है किससे? रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख से, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। उसके बाद बात करें उत्तर मौर्य काल के अभिलेख में, तो तीसरा है हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख। तीसरा क्या है? हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख। हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख। हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख। ये हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख जो है ये विदिशा एमपी से मिला है। विदिशा एमपी से मिला है। हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख कहां से मिला है? विदिशा एमपी से मिला है। और इस अभिलेख का निर्माण जो है 110 ईस्वी पूर्व में हेलियोडोरस ने करवाया था। और हेलियोडोरस जो है एक यूनानी राजदूत है। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत है और हेलियोडोरस ने ही इस गरुड़ अभिलेख का जो है निर्माण करवाया था। इसमें देखिए बात है हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख में कि यह अभिलेख जो है इसका खासियत है कि यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है।
हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है और इससे जो है वैष्णव धर्म का जानकारी मिलता है। और इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा गया था। और इससे गरुड़ अभिलेख से ये भी पता चलता है कि हेलियोडोरस ने भी अपने अंतिम दिनों में वैष्णव धर्म को अपनाया था। तो हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख से हम लोग को वैष्णव धर्म का जानकारी मिलता है, जिसका निर्माण कौन करवाया था? हेलियोडोरस नामक यूनानी राजदूत ने करवाया था। उसके बाद बात करें चौथा अभिलेख का, उत्तर मौर्य काल के चौथा अभिलेख का, तो है पुल्लुमावी का नासिक अभिलेख। क्या है? पुल्लुमावी का नासिक अभिलेख। पुल्लुमावी का नासिक अभिलेख। तो पुल्लुमावी का नासिक अभिलेख जो है, एक पुल्लुमावी के नासिक अभिलेख से सातवाहन शासकों का जानकारी मिलता है। तो ये था आपका उत्तर मौर्य काल का अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख और फिर पुल्लुमावी का नासिक अभिलेख। अब बात हम लोग करेंगे गुप्त काल का अभिलेख, उसके बाद फिर हर्षवर्धन काल का अभिलेख। तो दो अभिलेख अभी और देखना है, दो काल का। अभी पढ़ेंगे गुप्त काल का अभिलेख। तो देखते हैं गुप्त काल का अभिलेख। तो अगर बात करें गुप्त काल का अभिलेख, तो गुप्त काल का सभी अभिलेख जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। सभी अभिलेख संस्कृत में लिखा गया है और अधिकांश अभिलेख जो है कुमार गुप्त ने खुदवाया है। यानी कि गुप्त काल में ज्यादातर अभिलेख कुमार गुप्त ने खुदवाया है और लगभग सभी अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो गुप्त काल का पहला अभिलेख की बात करें तो पहला अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति पत्र। पहला क्या है? प्रयाग प्रशस्ति पत्र। प्रयाग प्रशस्ति पत्र। देखिए ये प्रयाग प्रशस्ति पत्र, इसका लेखक है हरिसेन। लेखक कौन इसका है? हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति पत्र के लेखक हरिसेन है और हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। हरिसेन कौन है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। और इस लेख से जो है समुद्रगुप्त द्वारा जो है कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ लेख पर खुदवाया गया था। यानी कि इसका चर्चा पहले भी किया है अशोक में कि ये पहले कहाँ था? कौशाम्बी में था और इसको अकबर जो है लाया था कहाँ? प्रयाग लाया था। तो इसका प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मौर्य काल में ही बात किए हैं, वहां भी बताए थे कि इस पर समुद्रगुप्त का भी नाम है। इसके लेखक कौन है? हरिसेन है। जब उसको लाया गया था तो इस पर जो है समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिसेन जो है वो उत्कीर्ण किया था, करवाया था। यानी कि मूल रूप से कौशाम्बी मध्य प्रदेश में था। और प्रयाग प्रशस्ति पत्र से समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, तो समुद्रगुप्त के युद्ध की जानकारी मिलता है आपको प्रयाग प्रशस्ति पत्र से। इस अभिलेख में हरिसेन जो है वो बताए हैं कि समुद्रगुप्त कैसा व्यक्ति था। उन्होंने बताया कि समुद्रगुप्त जो है उस समुद्रगुप्त को क्रांति और विजय में आनंद मिलता था। क्रांति का मतलब युद्ध, और युद्ध करो और उस युद्ध में विजय मिले तो और अच्छी बात है। तो समुद्रगुप्त को क्रांति और विजय में आनंद मिलता था, ऐसा बात हरिसेन ने उजागर किया है प्रयाग प्रशस्ति पत्र में। उसके बाद अगर दूसरा अभिलेख की बात करें गुप्त काल का, तो वह है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। दूसरा क्या है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है, ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख सागर एमपी से प्राप्त हुआ है। कहां से मिला है? सागर एमपी से, मध्य प्रदेश से। एक भानुगुप्त का एरन अभिलेख सती प्रथा का जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख सती प्रथा का जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख यह पहला अभिलेख है जिससे सती प्रथा का जानकारी मिलता है। देखिए एरन जो है ना, एरन वो मध्य प्रदेश के सागर जिला में एक जगह है, ऐतिहासिक स्थल है।
मध्य प्रदेश के सागर जिला में। और यहाँ पे एरन में बाराह, विष्णु और नरसिंह का मंदिर ही मिलता है। एरन में विष्णु का मंदिर है, बाराह का मंदिर है और नरसिंह का मंदिर भी मिलता है। कहां से? एरन से। काफी जो है ऐतिहासिक स्थल है एरन, मध्य प्रदेश के सागर जिला में। अब बात करते हैं कि सती प्रथा का प्रमाण देने वाला पहला अभिलेख है। तो सती प्रथा का प्रमाण, पहले बार सती कौन हुआ? तो इसे बताया गया है कि एक गोपराज नामक एक सैनिक था। गोपराज नामक एक सैनिक था और उस सैनिक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी जो है सती हुई थी, उसका ही प्रमाण जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। उसके बाद तीसरा अभिलेख पढ़ेंगे गुप्त काल में, वो है महरौली अभिलेख, जो कहां मिला है? दिल्ली में। कौन सा अभिलेख है? महरौली अभिलेख। महरौली अभिलेख। तो महरौली अभिलेख मिला है आपको कहां से? दिल्ली से। और यह महरौली अभिलेख जो है यह लोहे का बना एकमात्र अभिलेख है। यह लोहे का बना एकमात्र अभिलेख है जो जिसपे चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध का जानकारी मिलता है। जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध का जानकारी मिलता है। किस अभिलेख से? महरौली अभिलेख से। उसके बाद गुप्त काल का चौथा अभिलेख की अगर बात करें तो है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। सबसे प्रमुख अभिलेख है कुमारगुप्त प्रथम का, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। एक कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख जो है वो अफीम में है, मध्य प्रदेश के अफीम में है। कहां है? अफीम, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश के अफीम में है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। एक कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख जो है, इस पे कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है और खास करके इसमें रेशम बुनकरों का जानकारी इससे मिलता है। किससे? कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद देखिए एक कुमारगुप्त प्रथम जो है, इनके बारे में कहा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात शासक बना था। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुमारगुप्त प्रथम से पहले जो है गोविंद गुप्त नामक कोई राजा जो है वो 3 वर्षों तक शासन किया। ध्यान दीजिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में लिखा है कि कुमारगुप्त प्रथम जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद राजा बने। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, कुमारगुप्त प्रथम के पहले जो है गोविंद गुप्त नामक एक राजा था जिसने 3 साल तक शासन किया है। उसके बाद देखिए चौथा अभिलेख अगर बात करें, पचमा अभिलेख बात करें गुप्त काल का, तो गुप्त काल का पचमा अभिलेख है तुमुन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तुमुन अभिलेख। ये तुमुन अभिलेख जो है इसे कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया। किस अभिलेख में? तुमुन अभिलेख में। छठा अभिलेख की बात करें तो है स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख। स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख। स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख। देखिए स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख जो है इससे हुनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है? हुनों के आक्रमण का उल्लेख है स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख से। उसके बाद 7वां अभिलेख देखें तो 7वां अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उदयगिरी गुहा लेख। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उदयगिरी गुहा लेख जो है, इसे जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य जो है संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। एक कहां से जानकारी मिलता है?
चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा लेख से। तो ये आपका था गुप्त काल का अभिलेख। अब लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग हर्षवर्धन काल यानी कि वर्धन काल का अभिलेख। तो देखिए हर्षवर्धन काल का अभिलेख, तो देखिए हर्षवर्धन काल का अभिलेख। तो हर्षवर्धन काल का अभिलेख की बात करें तो हर्षवर्धन काल का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। पहला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। देखिए ऐहोल अभिलेख जो है इसके लेखक रवि कृति है। इसके लेखक कौन है? रवि कृति। इसके बारे में हाल में ही आज से 4 या 5 दिन पहले जब हम लोग थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश जब पढ़े हैं तो उसमें ऐहोल अभिलेख का चर्चा किए हैं। और चूंकि कल से फिर से स्टार्ट किया गया इतिहास, इसलिए हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। तो अभिलेख को बेसिक से देख रहे हैं कहाँ कहाँ का अभिलेख है, और जब उन साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तो फिर इस अभिलेख का चर्चा वहां पे भी करेंगे। तो देखिए ऐहोल अभिलेख, इसके लेखक कौन है? रवि कृति। और रवि कृति जो है ये चालुक्य वंश के शासक, वातापी के चालुक है, 3 चालुक है, वातापी के चालुक, बेगी के चालुक और एक चालुक है, याद नहीं आ रहा है, बेगी के चालुक, वातापी चालुक और एक चालुक और है। तो ये चालुक्य वंश का शासक जो है उसका दरबारी कवि है। और चालुक्य वंश का शासक जो है वह है पुलकेशिन द्वितीय। ये जो है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि है रवि कृति, और इसने ही लिखा है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख इसने लिखा है। और इस अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध जो हुआ है ताप्ती और नर्मदा नदी पे, उसका जानकारी मिलता है। और इस अभिलेख से ही पता चलता है कि हर्षवर्धन को जो है दक्षिण अभियान पर पुलकेशिन द्वितीय जो है रोक देता है। तो ये है ऐहोल अभिलेख। उसके बाद हर्षवर्धन काल का दूसरा अभिलेख की बात करें तो है बासखेड़ा अभिलेख। दूसरा अभिलेख कौन है? बासखेड़ा अभिलेख। ये बासखेड़ा अभिलेख की बात करें तो बासखेड़ा अभिलेख जो है ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मिला है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मिला है। और बासखेड़ा अभिलेख से हम लोग को जानकारी मिलता है कि हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन का हत्या जो है बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने किया है। बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन का हत्या किया है। जब यहाँ पर बात आया शाहजहांपुर का, तो एक बात और बता दे कि ये वही शाहजहांपुर है जहाँ के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुए जिन्होंने भगत सिंह को जो है क्रांति का नया रूप दिखाया, और बाल गंगाधर तिलक को बचाने के लिए स्वयं गाड़ी के नीचे आ गए। उस क्रांतिकारी का जन्मभूमि शाहजहांपुर ही है, जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल का पैतृक स्थान जो है कहाँ है? शाहजहांपुर है, जहां से आपको हर्षवर्धन काल का बासखेड़ा अभिलेख मिला है। और उस बासखेड़ा अभिलेख से जो है आपको जानकारी मिलता है किसका? कि हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन का हत्या जो है गौड़ शासक शशांक ने किया है। उसके बाद हर्षवर्धन काल का 2 अभिलेख और है। एक है मधुबन का लेख। क्या है? मधुबन का लेख जो कि आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। और एक और अगर चौथा अभिलेख की बात करें तो है सोनीपत अभिलेख। क्या है? सोनीपत अभिलेख। इससे भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। यह है सोनीपत का लेख। तो सोनीपत का लेख से भी जो है हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। तो देखिए आज हम लोग अभिलेख के बारे में, और चूंकि इतिहास को शुरू से स्टार्ट किया गया है और कल हमने बात किए थे उसमें प्राचीन भारत के इतिहास के सिलेबस के ऊपर, उसमें बताया थे कि जनक कौन है, हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, और सारे सिलेबस को डिटेल से बताए। आप लोग सिलेबस को ढंग से पढ़िएगा तो ही आगे पढ़ने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा भी। तो आज हम लोग पढ़े इतिहास की जानकारी के स्रोत में
पुरातात्विक स्रोत में से पहला स्रोत। आपको बता दें कि इतिहास की जानकारी का स्रोत का जो हम सिलेबस लिखाए हैं, और अगर उन सारे बातों को डिटेल से चर्चा किया जाए तो इस पे कम से कम 20 वीडियो बनेगा। कम से कम 20 से 25 घंटा जो है इस पे देना होगा, सिर्फ इतिहास के जानकारी के स्रोत के ऊपर। और अगर आप इतिहास के जानकारी के स्रोत को ढंग से कर लेते हैं तो एक बात और है कि इतिहास के लगभग सिलेबस को, प्राचीन भारत के इतिहास के लगभग सिलेबस को, लगभग पार्टों को समझने में आपको सहूलियत भी होगा, और लगभग 20 से 30% सिलेबस कवर भी हो जाएगा प्राचीन भारत के इतिहास से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभिलेखों का अध्ययन ढंग से कीजिएगा, और कल हम बात करेंगे मंदिर के ऊपर। मंदिर कहाँ से मिला और कौन कौन मंदिर कहाँ है उसके ऊपर बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।